नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं विरासत टीवी। और आज मैं मौजूद हूँ यूपी के नोएडा शहर में और आज मेरे साथ मौजूद हैं हिंद आर्मी चीफ संजीव राज जी, और उनसे आज जानेंगे मौजूदा हालात पर आज क्या देश की स्थिति है, उसके लिए बात करेंगे और जानेंगे क्या वो सोचते हैं, क्या उनके विचार रखते हैं। आज देश की जो स्थिति है इस वक्त जो GDP माइनस में पहुँच चुकी है, उसके लिए आज उनसे बात करेंगे। बहुत स्वागत है जी आपका। धन्यवाद देशवासियों, जय हिंद, जय भारत सभी के लिए और विरासत टीवी के लिए मैं बात करता हूँ। सर, आज जानना चाहते हैं कि जिस तरह से जो GDP अब माइनस में चली गई है, उस वक्त स्थिति आज देश की ये है कि कारोबार ठप हो गए हैं, काम नहीं है, बेरोजगारी बढ़ गई है। कुछ स्थिति में आज गवर्नमेंट किस स्टेज पर काम कर रही है, क्या आप इस बात में? मैं संजीव इस बात को बताना चाहता हूँ देशवासियों मानवत कि मैंने पहले ही कहा था कि जिस समय GDP जो है 10 पर आई थी कांग्रेस के टाइम पर, तो ये बहुत रोने लगे थे, चिल्लाने लगे थे कि जिस समय 3 पर आई थी तो मैं ये रोना रो रहे थे 7 पर है, 5 पर है, फिर भी लोग काफ़ी परेशान थे। मैंने कहा ये माइनस से भी नीचे गया और वही हुआ। आज -23 से क्या 28 से भी नीचे जा चुका है और मैं कहता हूँ अर्थव्यवस्था बिल्कुल भंग हो गई है। अगले कुछ महीनों के अंतर्गत में देश की बैंकें बिल्कुल ठप हो जाएंगी, व्यवसाय ठप हो जाएंगे। और मैं तो एक बात कहता हूँ कि इसकी जिम्मेवारी पूरी प्रधानमंत्री को जाती है, मोदी जी को जाती है कि मोदी जी इस प्रकार के हैं कि बस पूछे ही मत। अब निजीकरण कर रहे हैं सभी संस्थाओं का। जिस प्रकार से किसान का बेटा कोई निकम्मा होता है तो वो अपनी खेती लीज पर देना शुरू कर देता है, बंटवारे पर देना पड़ता है, ठेके पर देना शुरू कर देता है। तो ये कारण है कि मोदी जी कुछ काम नहीं कर रहे हैं। 18 घंटे काम करते हैं, कौन सा काम करते हैं? हम पूछना चाहते हैं मोदी जी, हम प्रश्न करना चाहते हैं। GDP बढ़ने जो डाउन होने का कारण क्या है? जनता ने आपका पूरा साथ दिया, नोटबंदी में आपका साथ दिया, काले धन की बात आप कहते तो उसमें भी साथ दिया। दूसरा क्या है, आपने जिस समय GST लगाया तो उसमें भी साथ दिया। आपको जो आपने कहा हर चीज़ के अंतर्गत में साथ दिया। उसके अलावा जिस समय आपको शराबबंदी की बात थी तो जो कि लॉकडाउन के अंतर्गत में शराब खोलने की बात थी, उसमें भी जनता ने साथ दिया। हर मुद्दे पर आपको जो जनता ने साथ दिया। आखिरकार जनता से चाहते क्या हो? जनता को लूटा क्यों? इसे डाउन होने का एक ही कारण है, जो कि गुजराती कुछ इनके मित्र हैं, मुझे ये नहीं कहना चाहिए गुजराती, क्योंकि कुछ गुजराती मित्र हैं, उनको ये फाइनेंस करते हैं हजारों लाखों करोड़ का, फिर उन्हें भगा देते हैं, फिर उनको माफ़ कर देते हैं। तो सबसे इकट्ठा करके यहाँ किसी का 1-2 लाख रुपए जो कि कर्जा हो, उस किसान को आत्महत्या करनी पड़ती है, उसके मकान बेचे जाते हैं, कुड़ की वारंट आते हैं, और वहाँ हजारों करोड़ की बात हो, लाखों करोड़ की बात हो, वहाँ पर उनको माफ़ कर दिया जाता है। ये कारण है GDP घटने जो कि डाउन होने का। फिर राफेल के अंतर्गत में किस हिसाब से जो जहाज लेने का जो सौदा हुआ था और किस रेट में लिए गए थे, ये कारण है। मैं कहता हूँ मोदी जैसा निठल्ला, निकम्मा और देश के लिए सबसे बड़ा कलंकित जो कि प्रधानमंत्री को हुआ है, ये भारत का दुर्भाग्य है कि मोदी जैसा व्यक्ति हुआ है। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अब जो निजीकरण का मामला आप आ जाइए। निजीकरण का मतलब क्या है? निजीकरण का मतलब सीधा सा है, सरकारी महकमों को प्राइवेट कर देना, और प्राइवेट होने का मतलब सरकारी नौकरियां समाप्त हो जाना। अब आरक्षण समाप्त होने की घोषणा तो कर नहीं सकते ये। सवर्ण को खुश करने के लिए अब दलित को जो कि डाउन कर रहे हैं। पहले CAA NRC के नाम पर मुसलमानों को प्रताड़ित किया, मैंने जैसे तैसे करके उनको जगाया, जगह जगह शाहीन बाग लगे। और आज की पोजीशन ये है कि देश के अंतर्गत में मुसलमान युवकों को स्पेशल सेल पकड़ के ले जाती है, उनसे पूछताछ करती है। जब मैं गया तो मेरे ऊपर भी केस लगा दिए गए, आप भी आ जाइए। मैं ये कहना चाहता हूँ, देश का ये रवैया कभी मुसलमानों के प्रति, कभी दलितों के प्रति, कभी जाति के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर कब तक चलता रहेगा? और आज ये सरकार बिल्कुल फेल हो चुकी है। मोदी जी को दायित्व उठाना चाहिए और मोदी जी को कहना चाहिए शाम को 8 बजे आकर के कि देश के बहन भाइयों, मैं देश को नहीं संभाल पा रहा हूँ, मैं त्याग पत्र देता हूँ। अरे कोई ना कोई तो देश को कम से कम संभालेगा। पर मैं ये कहना चाहता हूँ, अब भारत की जनता 4 साल इनको नहीं झेल सकती है मोदी जी को। और मोदी जी से मैं 10 सितंबर को रामलीला मैदान के अंतर्गत में जा रहा हूँ कि जाकर के सीधा त्याग पत्र दीजिए। अब हमें मोदी को समझाना नहीं है, इनके मन की बात नहीं सुननी है। ये केवल अपने मन की बात कहते हैं, दूसरे के मन की बात तो सुनते ही नहीं है। देश को किस स्थिति पर ला दिया? देश को लूट करके खा गए, फिर भी ईमानदार बनते हो। आप इतनी विदेश की यात्रा करते हो मोदी जी, मैं पूछना चाहता हूँ कौन सा काम किया आपने?
केवल अपने मित्रों को अय्याशी कराने के अलावा और काम किया आपने? मैं आपसे प्रश्न करना चाहता हूं। और देशवासियों में तो एक बात कहूंगा, जिनका भी बैंकों में पैसा जमा है, अपना अपना यदि मेहनत का पैसा है तो निकाल लीजिए। अक्टूबर के बाद फिर एक घोषणा होगी, बैंक समाप्त हो गई देश की। एक आध बैंक को नाम मात्र के लिए रखेंगे। हराम का पैसा है लोगों का, जो लाख 2 लाख के लिए उन्हें जेल में डाल देते हो, और अपने मित्रों को हजारों करोड़ देने के बाद में भी उन्हें भाई विदेश भेज देते हो। शर्म आनी चाहिए मोदी जी आपको। और ये गुजराती लोग ही इतना जो कि तांडव क्यों, मैं कहता हूँ गुजरातियों को हर घोटाले के अंतर्गत में नाम है, शहीदों में नाम क्यों नहीं है आप लोगों के? और जिनका नाम शहीदों में है उनको प्रताड़ित करते हो। मुसलमानों का सबसे ज्यादा 65% से ऊपर नाम इंडिया गेट पर शहीदों के अंतर्गत में है, उनको तुम देशद्रोही बताते हो। मैं कहना चाहता हूँ देशद्रोही आप हैं। आपने देश का नाश कर दिया है, देश को डुबा दिया है। अब भी त्याग पत्र दे दीजिए, हम देश को अच्छी प्रकार से किसी न किसी जिम्मेदार व्यक्ति के हाथ में देंगे। नहीं तो 2024 तक यदि आप बने रहे तो दलित और मुस्लिम एक होगा, उसका दलित प्रधानमंत्री बनेगा और मुस्लिम गृह मंत्री बनेगा, और 2029 के अंतर्गत में भारत का प्रधानमंत्री मुस्लिम बनेगा। देश को हिंद आर्मी संभालेगी, हम लोग संभालेंगे। तो महोदय मैं फिर कहना चाहूँगा, देश की जो GDP है इसका जिम्मेदार केवल मोदी, ओनली मोदी। देखिए हमारी हिंद आर्मी के अंदर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोग हैं, और शाहीनबाग जब बैठा था तो इन्होंने विचार किया था इसे मुस्लिमकरण बनाया जाए, इसे धर्म और जाति के नाम पर बंटवारा किया जाए। पर मैंने वहाँ क्या किया आपने देखा होगा, हमने हवन कराया। वहाँ पर कुरान शरीफ का जो कि पाठ हुआ, वहाँ पर आयतें पढ़ी गई, वहाँ पर गुरु ग्रंथ का जो कि पाठ हुआ, वहाँ पर बाइबल का जो कि पाठ हुआ, अर्धा प्रेयर हुआ। वहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी ने हवन किया, सभी ने कलाए बांधे, हमने सभी ने टोपी पहनी। वहाँ पर ये कोई नहीं बता सकता था कौन हिंदू है कौन मुसलमान है। मैं कह रहा हूँ हमारे देश के अंतर्गत में गंगा यमुनी तहजीब है, हम सब भारतीय हैं, हम एक हैं। हम ईद एक साथ मनाते हैं, दिवाली एक साथ मनाते हैं, होली एक साथ खेलते हैं, हम रक्षाबंधन एक साथ मनाते हैं। वही देश होना चाहिए। आज मुसलमानों के क्षेत्र में हिंदू को जाने से डर लगता है, हिंदुओं के क्षेत्र में मुसलमानों को जाने से डर लगता है। आज मुस्लिम किसान गाय लेकर के 10 किलोमीटर पैदल नहीं जा सकता, न जाने उससे कम हत्या कर दी जाए। ऐसा बीज किसने बोया? 2014 के बाद केवल ये मोदी ने बोया और किसी ने नहीं बोया। इसलिए ऐसे व्यक्ति को हमें सत्ता से बाहर करना पड़ेगा। सभी उसमें आप क्या काम माली हालात बहुत ज़्यादा तो संभलना उनके लिए मुश्किल हो रहा है। उस वक्त उसमें हिंद आर्मी क्या थी? देखिए मैं तो एक बात कहना चाहूँगा, हिंद आर्मी ने तो काफ़ी किया, जगह जगह से इकट्ठा किया, अपनी तरफ से दिया और लोगों को भोजन बांटा, सब व्यवस्थाएं की। पर ये व्यवस्था थोड़े दिन चलती है, ज़्यादा दिन के लिए नहीं चलती। ज़्यादा दिन सरकार ही संभालती है और सरकार बिल्कुल निकम्मी हो चुकी है। तो इसके अंतर्गत में हम तो यही कहेंगे ये प्रधानमंत्री हटें, ये सरकार हटे, राष्ट्रपति शासन लागू हो, लोग अपने अपने काम पर निकलें, अपनी अपनी व्यवस्थाएं संभालें। और मोदी जी के जितने भी जो कि झूठे स्वप्न थे उनको हटाइए और देश जैसे पहले चल रहा था उस प्रकार से चलने दीजिए। गंगा यमुनी तहजीब चलनी चाहिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अपने अपने काम पर जाए। आज सबको डर लगता है कि कोई कैसे आप जिएगा। यहाँ से आगे 6 महीने बाद में लूटपाट शुरू हो जाएंगी, लोगों को लोग मारने लग जाएंगे, व्यवसाय नहीं रहेंगे, पैसा नहीं रहेगा। मैं ये कहना चाहता हूँ, विदेश में लोग हमसे हंसते हैं, सब लोग कहते हैं कि ऐसा प्रधानमंत्री, ऐसा देश। तो मैं ये कहना चाहूँगा ये सब मिथ्या है, बेकार है, कुछ नहीं है। मोदी जी को त्यागपत्र दे देना चाहिए। और इसी के लिए हम जो कि क्योंकि मोदी जी अब आरक्षण समाप्त करने जा रहे हैं निजीकरण के नाम पर, तो हम निजीकरण का विरोध करने के लिए 10 सितंबर को रामलीला मैदान में जा रहे हैं। तो हम मोदी जी को कुछ कहने नहीं जा रहे हैं, हम मोदी से त्यागपत्र लेने जा रहे हैं कि अब भारत तुमको नहीं झेल पाएगा, देश की जनता नहीं झेल सकती, हिंदी मुसलमान का भाईचारा अब नहीं टूट सकता है। आखिरकार इतना जहर किसने घोला जो हवाएं भी दूषित हो गई हैं। आज मुस्लिम कोई हिंदू के एरिया में जाता है डर लगता है, और यदि हिंदू कोई मुसलमान के एरिया में जाता है तो उसे डर लगता है।
आप 8,000 गाय का मांस रोजाना बेचते हो और कोई मुसलमान एक गाय मार देता है, भटका हुआ, आप उसे मार देते हो। अरे आप 8,000 गाय का मांस विदेश क्यों बेचते हो? नहीं बेचते हो तो एक बार कहिए ना, आप गाय का मांस नहीं बेचते, मैं जवाब दूंगा, मैं प्रमाण दूंगा कि विदेश बीफ जाता है, कौन कौन से देश के अंतर्गत जाता है ये बताऊंगा। गाय काटने के लिए अच्छी आधुनिक मशीन चाइना से किसने मंगाई? मोदी जी आपने मंगाई। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, मोदी केवल हिंदू मुसलमान का कार्ड खेलना चाहते हैं, मुसलमानों को बहुत्यारा बताना चाहते हैं, देशद्रोही बताना चाहते हैं, अलकाबवाद का नेता बताना चाहते हैं, उन्हें टुकड़े टुकड़े गैंग बताना चाहते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, देश को तोड़ने का काम सबसे बड़ा आरएसएस का है, मोदी का है। मैं ये कहना चाहूँगा, अब देश नहीं झेल सकता है, अब इनको त्यागपत्र देना पड़ेगा, जिससे कि देश की अर्थव्यवस्था सही हो और देश की समुचित व्यवस्थाएं सही हो। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए युवराज जी। आप देख रहे हैं विरासत टीवी, लाइक और सब्सक्राइब करें, बने रहें हमारे साथ। बहुत शुक्रिया।